सरकारी मंदिरों में पुजारी बनाने के नाम पर हुई बड़ी ठगी के खुलासे की। IBC 24 पर सबसे पहले यह खुलासा होने जा रहा है। रायपुर में सरकारी मंदिर में पुजारी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर एक पुजारी से 11 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। करीब 6 महीने से पीड़ित पुजारी FIR के लिए थाने के चक्कर काट रहा था। इस दौरान वो IBC 24 की टीम के संपर्क में आया। जब इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो थाना स्टाफ हरकत में आया और एक आरोपी महिला समेत उसकी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो पीड़ित पुजारी अजीत मिश्रा के मुताबिक साल 2021 में आरोपी पूनम निहाल और उसकी बेटी संजना ने उसे झांसे में लेते हुए झूठी जानकारियां दी। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ठगों का झांसा और पुजारी को उन्होंने कैसे फांसा। अयोध्या और महाकाल लोक के मंदिरों में होगी पुजारियों की भर्ती। एम्स अस्पताल में मरीजों के लिए भी मंदिर बनाएगी केंद्र सरकार, जिसमें पुजारियों और 2 सेवादारों की भर्ती होगी। हर पुजारी को 90,000 रुपए महीने केंद्र सरकार देगी। 11 लाख देने से पुजारी की नौकरी लग जाएगी, ऐसा ठगों ने कहा। ठग महिला ने पीड़ित को एम्स के नकली दस्तावेज और वैकेंसी के फॉर्म भी दिए। उधार लेकर 2023 तक आरोपियों को पुजारी पैसा देता रहा। जब पुजारी को इस धोखे की आशंका हुई तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन थानों के चक्कर काटने के बाद भी किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। IBC 24 की टीम के मामले को उठाने के बाद अधिकारियों ने तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ऐसी योजना ला रही है कि हर जगह जितने भी एम्स हैं भारत में, सब जगह वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है और सरकारी मंदिर में पुजारी की नियुक्ति होगी और आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। हाँ, उसमें 11,16,000 लिए थे और फिर जब मैं पूछा कि भाई मंदिर कब निर्माण होगा, कब बनेगा, कब हमारा जॉब लगेगा करके, तो फिर घुमाने लगी। फिर पूनम निहाल ने उनको ये बोला कि एम्स में मंदिर का निर्माण होगा, वहाँ पे पुजारी का पद आएगा और रायपुर एम्स और दिल्ली एम्स दोनों जगह पुजारी का पद में भर्ती लिया जाएगा। तो आप अगर उसमें भर्ती होना है तो आप कुछ पैसे लगेंगे करके उनसे कुल 11 लाख कुछ पैसे उनसे लिए गए थे। इसमें हमने 2 कोई अरेस्टिंग की हैं। क्या नाम है आरोपियों के? एक पूनम निहाल नाम है और दूसरी संजना। ग्वालियर चंबल इलाके में फर्जी कॉलेजों के तार जीवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। अधिकारियों की मदद से ऐसे कॉलेजों को भी एफिलिएशन दिया गया जिनका कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला मुरैना जिले के शिव शक्ति कॉलेज से जुड़ा है। शिकायतकर्ता और दस्तावेजों की माने तो ये कॉलेज 11 साल तक सिर्फ कागजों में चल रहा है। हैरत की बात यह है कि इस कॉलेज को साल दर साल मान्यता भी मिलती रही है। देखिए इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। हाथों में कागजों का पुलिंदा लिए ये प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा है। पहले जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक और RS कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन इन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और कागजों में मुरैना के एक ऐसे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया जिसका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं था। इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये कि जब इन्होंने इसकी शिकायत BC से लेकर प्रशासनिक महकमे से की तो इन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। तब से ये कॉलेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में यह कॉलेज 9 साल की हमारी प्राचार्य पद पर नौकरी भी हो गई। कॉलेज संचालक के द्वारा बैंक अकाउंट, पासबुक, चेकबुक भी बनवा लिए गए। ये भ्रष्टाचार का भयानक मामला है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में से एक शिव शक्ति कॉलेज भी है। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक ये कॉलेज कहीं सबलगढ़ तो कहीं झुटपुरा में है, पर असल में कॉलेज दोनों जगह में से कहीं नहीं है। दस्तावेजों से पता चला कि शिव शक्ति कॉलेज साल 2012 में JU से जुड़ा। 11 साल में 10 टीमें जांच रिपोर्ट देकर इसे मान्यता दिलाती रही। शिव शक्ति कॉलेज में BA BSc की 180 सीटें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कहां पढ़ते हैं ये किसी को नहीं पता। हालांकि इसको लेकर यूनिवर्सिटी की टीम ने खुद भी जांच की। छात्रों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार के इस मामले में मुरैना कलेक्टर को पत्र भी भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
पहला जो आरोप था कि वो शिव शक्ति जो कॉलेज था वो जिस स्थान पर उन्होंने प्रथम अनुमति ली थी शासन उस स्थान पर नहीं था और हमने उनको 4 लगभग अभी तक रिमांडर भेज चुके हैं कलेक्टर साहब को और अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दस्तावेजों में शिव शक्ति कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण शर्मा ने आरटीआई लगाया। इससे पता चला कि सबलगढ़ नगर परिषद के रिकॉर्ड में शिव शक्ति नाम का कोई कॉलेज ही नहीं है। अरुण शर्मा ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इससे लिखित शिकायत की। तो डीसी के माध्यम से निरीक्षण दोनों जो भी प्रक्रिया है इसी तक होते जाता है। सीधा ये क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शिकायत के बाद फिलहाल कॉलेज की संबद्धता को यूनिवर्सिटी ने रोक दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद के सदस्य ने इसकी जांच के लिए कुलपति को पत्र भी लिखा है। तो उसकी आगे इस सत्र में मान्यता नहीं दी गई है। हमने जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, वेरीफाई चीजें नहीं हो जाती, तब तक उसको मान्यता ना दी जाए। उनका कहना ये है कि मेरा नाम का गलत उपयोग किया गया है, तो उसमें ईओडब्ल्यू में उन्होंने जांच की। अब ईओडब्ल्यू में जांच पेंडिंग है, उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है उसमें। IBC 24 ने अपने खास शो पड़ताल में बताया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में शिक्षा माफिया सक्रिय है। ये एक उदाहरण है जो कॉलेज जमीन पर नहीं था, उसे जीवाजी विश्वविद्यालय कागजों में चलाता रहा। कागजों में प्रिंसिपल और छात्र आते रहे, लेकिन जिस शख्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उसे बेरोजगार कर दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में शिक्षा जगत में हर दिन एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला चंबल के एक कॉलेज का है जो 11 सालों तक कागजों में संचालित होता रहा। हैरत की बात यह है कि शिकायतकर्ता ने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई, लेकिन आज तक उस शिकायत का कोई निपटारा नहीं हुआ। अब ऐसे में जो पीड़ित है उसने साफ कहा है उसे इंसाफ चाहिए, नहीं तो अब वो आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। अब इस पर बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पूर्व सांसद सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को लगातार रोजगार मिले, इसके लिए साय सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार में रही, जो आज बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर में लगातार युवकों को रोजगार मिले, इसलिए जो है हमारी सरकार प्रयास कर रही है। आने वाले 2 साल में जो है हम लगभग 1 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर में है कि बेरोजगारी कम करने के मामले में छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस सरकार के समय पहले स्थान में था, अब 5वें स्थान में सरक चुका। भाजपा सरकार के प्राथमिकता में है ही नहीं युवाओं के लिए रोजगारों का सृजन। ये सरकार नौजवानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में 12 साल पहले भर्ती किए गए 45 कांस्टेबलों को बड़ा झटका लगा है। इनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी गई है। मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। तो आखिर क्यों हुई इनकी नियुक्ति निरस्त, देखिए इस रिपोर्ट में। परिवहन विभाग में 12 साल पहले भर्ती किए गए 45 आरक्षकों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल साल 2012 में परिवहन आरक्षक के 198 पदों पर भर्ती की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पुरुष उम्मीदवारों की नियुक्तियां की गई थी, जिसके बाद हिमाद्री राजे ने साल 2013 में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साल 2014 में फैसला सुनाते हुए पुरुष कांस्टेबल्स की नियुक्तियों को अवैध माना था। इसके बाद इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को सही ठहराते हुए उस आदेश पर कार्रवाई के निर्देश दिए। हिमाद्री राजे वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 45 नियुक्तियां हुई उसमें पुरुषों की भर्ती की गई है और उसके विरुद्ध याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और उन्होंने पूरा पक्ष जानते हुए ये स्पष्ट आदेश दिए कि चूंकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षित पद थे, इसलिए उन नियुक्तियों को निरस्त किया जाकर नए सिरे से भर्तियां की जाए। अब इस मामले पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार हो रहा है और परिवहन आरक्षक के इन
45 लोगों की नियुक्ति रद्द होने ने तो साबित कर दिया है कांग्रेस के आरोप को कि पूरी सरकार ने अनियमितता, घपले, घोटाले के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। चौहान साहब को, शिवराज सिंह जी को प्रधानमंत्री जी बर्खास्त करें यदि वो ईमानदारी के पक्षधर हैं तो, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यदि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो अपने मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त करें। यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय दिया है वो किस आधार पर दिया है, जो निर्णय दिया है उस पर निश्चित रूप से विवेचना होगी, उसका अध्ययन होगा और उसके बाद फिर सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापक घोटाला कांग्रेस के लिए हमेशा से बीजेपी सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा रहा है। अब परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति निरस्त होने पर एक बार फिर कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है जो कांग्रेस के लिए संजीवनी बन सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर बुधवार को मध्य प्रदेश बीजेपी ने मेगा मेंबरशिप कैंपेन चलाया। प्रदेश के 64,871 बूथों पर 100 सदस्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, मंत्री समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। इस अभियान के तहत सीएम मोहन यादव ने नरेला विधानसभा के महामाई मंडल में लोगों को सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिस कॉल और ऑनलाइन फॉर्म भरकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। इधर एमपी बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भोपाल के उत्तर विधानसभा के गुरु नानक मंडल में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान लोगों के घर जाकर भी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अभियान में शामिल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जितना उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि भाजपा के प्रति जनता का प्रेम कैसा है। मैं पुनः सब कार्यकर्ताओं को उम्मीद करूंगा आज जब शाम तक सदस्यता का रिकॉर्ड बनेगा तो मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे बढ़ेगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती, हम लोगों ने उसके लिए सार्वजनिक कार्यक्रम किया, वहां पर भी बहुत सारे सदस्य बनाए। अब हम लोग घर घर जाकर के सदस्य बना रहे हैं। हर बूथ पर मिनिमम 100 सदस्य आज हमको पूरे करने। जबलपुर के छपारा क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड को लेकर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया। यहां एक बस में ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड के साथ चलने को कहा गया। बस चालक उन्हें निःशुल्क इलाज की बात कहकर साथ ले गया। शक होने पर ग्रामीणों ने थाने में शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि बस मालिक ने ग्रामीणों को सुखसागर अस्पताल में छोड़ने के लिए कहा था। वहीं मामले को लेकर बीएमओ ने आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े की आशंका जताई और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यहाँ के लोगों को गुमराह करके और बस के माध्यम से जबलपुर ले जा रहा है। आयुष्मान कार्ड लगा के आपके खाते से पैसा आहरण किया जा रहा है। इस प्रकार की अनियमितता यहाँ पे देखने को मिली है और बस में पूरे जो भी है उनके पास कोई वहाँ से लिखित आदेश भी नहीं मिला है। टीआई से भी मैंने बात की, अभी तत्काल मैंने जिला कलेक्टर मैडम से बात की, उन्होंने भी स्वास्थ्य विभाग अन्य टीम को इसमें लगाया हुआ। मेरी विधानसभा और जिले में ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे उन साथियों को जिन्होंने आज बस पकड़ाई। भ्रष्ट डॉक्टरों को ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर नकेल कसना जरूरी है और उनको हर हालत में जेल के अंदर, सलेखों के अंदर पहुंचाना हमारी भी जवाबदारी है और प्रशासन की जवाबदारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से प्रभावित 70 ग्रामीण दिल्ली से रायपुर पहुंच गए हैं। बुधवार को ये सभी रायपुर के प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि बस्तर शांति समिति के बैनर तले दिल्ली में राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। वहीं जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचकर नक्सलियों के साथ साथ उनके शहरी समर्थकों के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान नक्सल पीड़ितों ने बताया कि नक्सली हमले या आईईडी की चपेट में आकर उन्होंने अपने परिजनों को खोया। बस्तर की जनता नक्सलवाद से त्रस्त है, अब मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। नक्सल समस्या से निपटने के लिए सरकारें अपनी काम कर रही है, लेकिन बस्तर में हमने एक शांति समिति का आज से 1 वर्ष पूर्व हमने गठन किया। देश के गृह मंत्री जी ने सब पीड़ित जनों से उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत की। अब बोले कि नक्सल समस्या का समाधान अब हम निकालेंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। इसलिए एक कागज मतलब पर्चा लिख के डाले थे, मैं उसको क्या लिखे वो के पढ़ने के लिए उठाया। उस समय बम ब्लास्ट हो गया। उसी समय मेरा आँख भी गया और एक हाथ भी टूट गया। मेरे सामने कुल्हाड़ी से कोटे मेरे बेटा को
वही उसका प्राण निकल गया। ऐसा और किसी मानव जीवन को मत हो, हमारे बस्तर में शांति हो। और मैं बस्तर में शांति चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस्तर में शांति हो जाए, जो आने वाले पीड़ित में, आने वाले सालों में ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। कवर्धा के लोहारीडीह की घटना सियासी रंग ले चुकी है। एक ओर जहां घटना के बाद हुई कार्रवाई और न्यायिक जांच की घोषणा के बाद सरकार घटना को गंभीरता से ले रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कवर्धा जेल में बंद लोहारीडीह के आरोपियों से मुलाकात की और कहा कि घटना में जो लोग मौजूद नहीं थे उनको भी पुलिस ने जेल में डाल दिया। मध्य प्रदेश बॉर्डर में मिले कचरू साहू के फांसी पर लटके शव को लेकर भी सवाल उठाए। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि इस घटना से कांग्रेस को दूरी बनाकर रखना चाहिए था। ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी कल जब मैं उनसे मिला कि 7 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम मौके पे नहीं थे। उनमें से 5 तो ऐसे हैं जो कि बाहर थे, दिवंगत की लाश के साथ थे, मध्य प्रदेश में वहां पर लाश के साथ थे। तो उनको किस बाबत गिरफ्तार किया गया? कांग्रेस को इसमें बीच में आना ही नहीं चाहिए, ना कांग्रेस को लाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लोगों की बात होनी चाहिए। सरगुजा के सीतापुर में हुए संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के साथ साथ सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। घटना के करीब 17 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर सर्व आदिवासी समाज ने बुधवार को न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा में सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश पदाधिकारियों ने शिरकत की। ऐसे में जहां सर्व आदिवासी समाज मांग पूरा होने पर अंतिम संस्कार किए जाने की चेतावनी दे चुका है, तो वहीं मृतक की पत्नी ने 2 अक्टूबर को अपने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। अगर इस मामले में शासन प्रशासन और सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस के साथ साथ सरकार जिम्मेदार होगी। हर प्रकरण को राजनीति से नहीं देखते, हमको न्याय चाहिए। निर्दोष आदमी की हत्या हुई है, ये गंभीर मामला है, तो ऐसे निकम्मा प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी एक मौका दे रहे हैं 2 अक्टूबर तक। अगर 2 अक्टूबर के पहले नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर में पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र लोरमी के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने मोर बूथ मोर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में सदस्यता अभियान चलाया। लोरमी विधानसभा के 3 मंडलों में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 300 से अधिक नए सदस्य बनाए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने लोरमी में विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा सदस्यता अभियान को नई ऊर्जा मिली है। पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर लोगों में उत्साह है। लोग खुद सदस्य बनकर भाजपा संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लोरमी विधानसभा के तीनों मंडल के एक मतदान केंद्र में मोर बूथ मोर अभियान, लोगों में भारी उत्साह पार्टी की सदस्यता को लेकर दिख रहा है। लोग स्वस्फूर्त बड़े पैमाने पर पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बीजेपी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने इलाकों के बूथ में जाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हम आपको इसकी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, जहां बीजेपी ने बुधवार को प्रदेश के हर बूथ में कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। इसके तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बगिया मतदान केंद्र में सदस्य बनाए। वहीं रायपुर के अलग अलग बूथों पर लोगों ने सदस्यता ली। दूसरी तस्वीर जशपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर पहुंचे। अपने गृह निवास बगिया में पंडित दीनदयाल की जयंती के अवसर पर भाजपा सदस्यता अभियान में शामिल हुए 100 लोगों को सदस्यता दिलाई गई। तीसरी तस्वीर बालोद की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बालोद नगर के जुर्रीपारा में शहर प्रभारी राकेश यादव की मौजूदगी में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। और बूथ के अंदर में लोग उत्साह के साथ में सदस्य बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सब लगे हैं और इस बूथ में जो टारगेट दिया है उससे हम अधिक सदस्य बनाएंगे। इस अभियान में हम सब जुटे हुए हैं। आज 100 का लक्ष्य है। एक बूथ में सभी बूथों पे
आज 100 सदस्य नए बनाए जाएंगे और उसी तारतम्य में आज 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया। हमारी महिला मोर्चा की बहनें, हमारे युवा मोर्चा के साथी, हमारे वार्ड के और मंडल के पदाधिकारी लगातार सदस्यता अभियान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी सदस्यता बनाने में विश्वास रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी यही काम कर रही है। रायगढ़ में त्रिपुरा की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पहचान छुपाकर विवाह करने और मुस्लिम धर्म कबूल करने का दबाव बनाने की शिकायत की। महिला ने पति के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। रायगढ़ में लव जिहाद, रियाज बना गुलशन, पहचान छिपाकर की शादी, मुस्लिम धर्म कबूल करने का दबाव, फिर प्रताड़ना के लगे आरोप। रायगढ़ जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कलेक्टर और एसपी से लिखित शिकायत की है कि जिस युवक के साथ उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, दाम्पत्य जीवन जी रही थी, वो दरअसल मुस्लिम युवक निकला। पीड़िता के मुताबिक 4 साल पहले उसकी सोशल मीडिया में दोस्ती जम्मू कश्मीर के रहने वाले गुलशन मनहत से हुई थी। दोनों ने साल 2021 में आंध्र प्रदेश के वज्रापालम में हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की। इसके बाद दोनों साथ में रहने लगे। जब पीड़िता ने गुलशन के परिवार के बारे में पूछा तो वो हर बार गोलमोल जवाब देता था। इसी बीच 2022 में उनको एक बेटा भी हुआ। कुछ दिन बाद गुलशन उसे अपने गांव कांदी लेकर गया, जो कि जम्मू कश्मीर के पास ही था। पीड़िता को अपने ससुराल वालों का रहन सहन, चाल चलन अजीब सा लगा। आसपास पता करने पर जानकारी हुई कि गुलशन मुस्लिम है। गुलशन का वास्तविक नाम भी रियाज अहमद है। पीड़िता ने जब पति से इस बारे में बातचीत की तो उस पर मुस्लिम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जाने लगा। जब उसने इनकार किया तो उसे प्रताड़ित किया गया। उसका 2 नाम है, एक रियाज अहमद, एक गुलशन मनहत। 2020 में कॉल पे बात हुई थी, 7 महीने प्यार हुआ, फिर हम लोग चेन्नई में शादी किया। फिर उसके बाद बेटा होने के बाद उसने जम्मू कश्मीर लेकर गया और मुझे धर्म चेंज करने के लिए बहुत फोर्स किया, मारा पीटा सब कुछ किया। उसका पहले से 2 बीबी है और 4 बच्चे हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके पति की पहले भी 2 शादियां होने की जानकारी मिली है। पीड़िता ने इस संबंध में कलेक्टर और एसपी से मिलकर लिखित शिकायत भी की है। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। लड़की त्रिपुरा की, लड़का कश्मीर का है। विवाह हुआ, जब इसका बेटा पैदा हुआ 7 दिसंबर 2022, तब जिद की कि मेरे को आपके घर जाना ही है। वहाँ गई तो घर का वातावरण कहीं से हिंदू परिवार समान लगा नहीं। जितने आप पढ़ाती थी सब जगह व्हाट्सएप की, में काम की जरूरत है। तो रायगढ़ भीकमपुरा इनको आमंत्रित क्या पाइए। महिला है, वो एनजीओ के थ्रू यहाँ काम करती है, शिक्षिका का। तो उसके द्वारा एक शिकायत की गई है। शिकायत पर जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला को सखी सेंटर भेजा है। मामले में पुलिस फिलहाल लव जिहाद की बात को स्वीकार नहीं कर रही है। अविनाश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायगढ़। बड़ी खबर है, दिल्ली से पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक हुई है। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच ये बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि PM के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर काम हो रहा है। केंद्र शासन के सहयोग से दोनों राज्यों ने 20 साल पुराने विवाद का हल निकाल लिया है। बैठक के बाद राजस्थान के CM का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना की बैठक संपन्न हुई। दोनों राज्यों के बीच लंबित विवादों का निराकरण कर लिया गया है। दोनों राज्यों की जनता के हित में मिलकर काम कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश का तो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा लगाव दोनों राज्यों का ऐसा है जैसे दोनों राज्य एक ही है। हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप सबको पता है कि ERCP की हमारी जो बहुत बड़ी योजना है, दोनों राज्य मिलकर के उसको पूरा करने का
काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय हमारा MOA होने वाला है और हमारा काम भी प्रारंभ होने वाला है। लोरमी में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। इस इलाके में लोमड़ी ने 12 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। जिले के 5 गांव दरवाजा, खुड़िया, कारी, गोंगरी, तिलकपुर और दुल्लापुर में लोमड़ियों ने रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों पर हमला किया था। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग हरकत में आए और लोमड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं। इस तारीख से रात से मामला आया है, फिर उसके बाद 21 तारीख सुबह भी उसके लिए जो 4-5 जो CR का जो दल है और वो कुछ गांव वालों के अनुसार उनको हताहत किया गया है। तो हमारा जो अमला है लगातार 2 दिन से वहीं पर है, नादी भी कराई गई है और हमको पिंजरे में पकड़ने की व्यवस्था किया जा रहा है। जबलपुर में जानलेवा जापानी बुखार ने दस्तक दिया। शहर में 2 बच्चों को जापानी बुखार यानी जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस से पीड़ित पाए गए। जापानी बुखार से पीड़ित हुए बच्चों में से एक की उम्र 3.5 साल और दूसरे की उम्र 5 साल है। ICMR में दोनों बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। हालांकि अच्छी बात यह कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो जापानी बुखार का वायरस ब्रेन को प्रभावित करता है, जो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। बताया जा रहा है कि जापानीज वायरस क्रूस्केक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। फिलहाल 2 केस पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित इलाकों में फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए और लोगों को मच्छरों से बचाव की एडवाइजरी जारी की। चूंकि बच्चों का मामला है तो मलेरिया विभाग की टीम को हमने भेज के वहाँ सर्वे करा रहे हैं। दोनों जगह पे मच्छर के क्यूलेक्स वैरायटी उसके काटने से होता है, वायरल डिजीज है और ये कैरियर होता है आगे। तो नॉर्मली रेयर मिलते हैं, लेकिन हाँ यदि रिपोर्ट हुए हैं तो विभाग उन पर निगरानी रखे। मध्य प्रदेश के हाथियों में जानलेवा हर्पिस अफ्रीकन एलिफेंट वायरस की पुष्टि के बाद छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ विभाग की अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर मध्य प्रदेश से लगने वाले सरगुजा संभाग में इसके लिए हाथियों के सैंपल भी भेजे जाने की तैयारी है। अगर इन हाथियों में इसकी पुष्टि होती है तो अन्य हाथियों में इसके संक्रमण रोकने के लिए प्रभावित हाथियों को आइसोलेट किया जाएगा। दरअसल जबलपुर के वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने MP के 5 हाथियों में इस खतरनाक वायरस मिलने की पुष्टि की, जिसके बाद हाथियों को आइसोलेट किया गया। प्रभावित हाथी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क में मौजूद है। ऐसे में सरगुजा संभाग MP से लगा हुआ है और यह वायरस से यहां के हाथियों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सर्कुलर जारी किया। जिन हाथियों में अफ्रीकन एलिफेंट वायरस की पुष्टि हुई है उनको आइसोलेट करके रखा गया है, जिससे वायरस के प्रसार को रोका जा सके और दूसरे हाथी उससे प्रभावित ना हो। हर्पिस एक वायरस है, उसका संभवतः कुछ कहीं लक्षण दिखे होंगे किन्हीं हाथियों में, तो सर्कुलर जारी हुआ है और हम उस सर्कुलर के परिपालन में हमारे हाथियों का भी अतिशीघ्र ही ब्लड सैंपल्स नानाजी देशमुख जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है जबलपुर, वहाँ प्रेषित करेंगे। हाल ही में तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसाद में जानवरों की चबरी मिलने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। मामले को लेकर बुधवार को इंदौर में भी एक विशाल ज्ञापन यात्रा निकाली गई। संत समुदाय ने छत्री बाग स्थित लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर से कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत सहित मंत्री और विधायक शामिल हुए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में हुई मिलावट से सभी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सभी भक्त जो है वो काफी नाराज है और ऐसे में इंदौर में आज उसी के खिलाफ एक विशाल ज्ञापन रैली जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में भक्त जो है वो मौजूद है। अपने संत साधु के साथ ही इंदौर के तमाम मंदिरों
के पुजारी जो है वे लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर जो आक्रोश है वो जताया जा रहा है। लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर जो छतरी बाग पर स्थित है, ऐसे में वहीं से जो रैली है ये शुरू हुई है, जो कि आगे कलेक्टर ऑफिस तक जाएगी। कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा और उसके बाद ही इसमें काम होगा। विधायक गोलू शुक्ला भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से एक बड़ी घटना घटित हुई है, तिरुपति में मंदिर के जो प्रसाद है उसके साथ इस तरह की मिलावट हुई है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जिन मिलावटखोरों ने मिलावट करी है उन लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी इस यात्रा में शामिल हुए। सर, आपके क्या विचार है? सर, आप कैबिनेट मंत्री में आया हूँ, संतों ने आज आह्वान किया था, उनके समर्थन में आया। बिल्कुल, संतों के आह्वान पर आए हैं, यहाँ पर संत मौजूद है। क्या कहेंगे महाराज जी, किस तरह से निंदनीय घटना है ये, एक लोगों की भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया? बिल्कुल, तिरुपति तिरुमला देवस्थान में समस्त हिंदुओं के साथ में छल किया गया है। समस्त हिंदुओं का आज यहाँ पे जो आक्रोश है, जो पीड़ा है, यहाँ जन समुदाय के रूप में दिखाई दे रही है। अगर तत्काल रूप से भारत सरकार से लेकर दक्षिणी सरकारों तक हिंदुओं के हितों का ध्यान रखते हुए इनमें बदलाव नहीं किया गया जो हम ज्ञापन में दे रहे हैं, तो यही शांति मार्च विद्रोह का रूप ले लेगा। बिल्कुल, तो सुनवाई हो, मामले में उचित कार्रवाई हो, इसे लेकर आज ज्ञापन जो है वो दिया जा रहा है। मांगे जो है वो रखी जा रही है ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो। कैमरामैन संतोष जाटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। मुरैना में खाद को लेकर लंबी लाइन देखी जा रही। किसान पिछले 5 दिनों से वितरण केंद्र पर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अधिकारी भले ही खाद पर्याप्त होने का दावा करें, लेकिन किसानों की लंबी लाइन इस बात की गवाह है कि सिस्टम में चूक है। दरअसल इन दिनों किसान सरसों की बोनी की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए DAP की आवश्यकता पड़ती है। कृषि मंडी वितरण केंद्र पर जिले भर के किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ देर बाद काउंटर बंद कर दिया जाता है। उधर खाद की किल्लत को लेकर अपर कलेक्टर CB प्रसाद का कहना है कि जिले में खाद की कोई समस्या नहीं है। एकदम से किसानों की खाद को लेकर डिमांड बढ़ गई, जिस वजह से उन्हें लाइन में लगा पड़ा। खाद की कमी जिले में नहीं है, खाद वितरण निरंतर हो रहा है। ये सही है कि कुछ लाइन में लग कर लेना पड़ रहा है। अब वितरण केंद्र पर यदि भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह कोई आया है तो शाम तक उसे मिल जाएगा। पानी की व्यवस्था के लिए हमने बोला था, पुनः बोलते हैं और कराते हैं। पहले व्यवस्था की गई थी, चाय की व्यवस्था कराएंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन की ऑनलाइन टोकन मशीन 1.5 महीने से बंद पड़ी है, जिसके चलते टिकट लेने में मारामारी है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर लंबी लाइन और यात्रियों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। इस मशीन की मदद से मिलने वाले टोकन पर सभी का निर्धारित समय लिखा रहता था, जिसके चलते यात्री को लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। वहीं रेल मंडल प्यारो खेमराज मीणा से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने इसकी जानकारी ही नहीं है ये कहा उन्होंने, जबकि टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी 1 महीने पहले मशीन सुधारने की एप्लीकेशन दे चुके हैं। बता दें कि एक तरफ इंदौर रेलवे स्टेशन मालवा निमाड़ में अपने आप को सर्वोच्च और सुसज्जित स्टेशन होने की घोषणा करता है, जबकि इस स्टेशन की हालत बदतर होती जा रही है। देखिए, टोकन फैसिलिटी है वो कि एडिशनल हमारे वो है, और अभी क्या दूसरी फैसिलिटी हम लोग करते रहते हैं। जैसे लाइन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या QR कोड भी चलाया है और दूसरी कई फैसिलिटी की है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी है, तो ये जब मेंटेनेंस के बाद में ठीक हो जाएगी। बस्तर क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग ने 14 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त कराया। ज्यादातर भानपुरी और बस्तर के इलाकों में ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर वन भूमि पर कब्जा किया था। वन विभाग की जांच में पाया गया कि लगभग 71 ग्रामीणों ने अवैध रूप से फॉरेस्ट की भूमि पर कब्जा कर लिया, जिन्हें अब हटाया गया। हालांकि 11 ग्रामीणों ने भूमि खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उनके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। न्यायिक आदेश के जरिए इन कब्जाधारियों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई वन मंत्री के निर्देश पर की जा रही है, जिससे फॉरेस्ट की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। वहीं कब्जा हटाने के बाद विभाग ने संबंधित भूमि पर पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय गश्ती के दौरान वन भूमि में अतिक्रमण पाया गया तो उसको जो है बेदखल करने की कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोर्ट केस बनाया जा करके
कोर्ट में चालान पेश किया गया। बाकी और भी मिलते गए हैं, जहाँ जहाँ से मतलब कि अतिक्रमण हुआ था उसको